प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित हैं कक्षा 10 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक संख्या 58 को लेकर, जो कि आज दिनांक 20/11/2020 के लिए जारी किया गया है। बच्चों, इस टॉपिक में इस कार्यपत्रक में जो हमारा टॉपिक है या जो उपविषय है वह व्याकरण के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है रस या रस सिद्धांत कह करके जिसको दर्शाया गया है। टॉपिक है रस सिद्धांत। तो चलिए बच्चों, आज के इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे। अब हम व्याकरण साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग रस को जानेंगे। अब कह रहे हैं कि अब हम रस के बारे में जानेंगे, रस क्या होता है। तो आगे कह रहे हैं, जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति महसूस होता है, आनंद की अनुभूति होती है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब हम कोई भी नाटक हो या कोई भी कविता हो, कोई भी कहानी हो या कोई भी उपन्यास हो, तो जब हम उस कविता को या कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से क्या होता है, हमें कुछ एक अनुभूति होती है, कुछ महसूस होता है, कुछ हमें फील होता है। और उसको पढ़ने से साथ में क्या होता है, हमें आनंद की अनुभूति होती है। आनंद से मतलब हमें कुछ अच्छा महसूस होता है। तो अब कह रहे हैं कि काव्य साहित्य को पढ़ने, सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कहा कि काव्य को, जो चाहे कोई भी काव्य हो, चाहे कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, उस काव्य को पढ़ने से हमें जो क्या होता है, पढ़ने या सुनने से जो हमें क्या होती है, आनंद की अनुभूति होती है। आनंद से मतलब जो हमें एक खुशी का एहसास होता है, जो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, उसी को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो ये रस की एक परिभाषा आपको दे दी गई है। आप लोगों में ने भी बच्चों ये देखा होगा कि जब आप कभी भी कोई कविता पढ़ते हो, कोई कहानी पढ़ते हो, तो उस कविता या कहानी, नाटक को पढ़ करके आपको क्या होता है, कुछ एक अच्छा फील होता है, कुछ एक महसूस होता है अच्छा सा। तो वही जो फीलिंग होती है, वही जो आनंद होता है, उसी को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब यहाँ पर आपको जो रस के अंग बताए गए कि रस के अंग कौन हैं या कितने रस के अंग होते हैं। ठीक है, रस के अंग से मतलब रस के पार्ट, रस के पार्ट। तो रस के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं? कहा रस के 4 अंग, रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है इसमें स्थाई भाव। पहला अंग कौन सा है? स्थाई भाव। दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है इसमें संचारी भाव। तो 4 अंग हैं रस के। कौन? पहला है स्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो ये 4 जो है वो रस के अंग है, यानी कि इन चारों अंगों से मिलकर के ही जो है रस का निर्माण होता है। अब आपको जो चारों अंग हैं, उन चारों अंगों में जो पहला अंग बताया गया स्थाई भाव, अब उस स्थाई भाव के बारे में आपको बता रहे हैं कि स्थाई भाव क्या होता है। कह रहे हैं, यह वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित होते हैं। यानी कि स्थायी भाव का मतलब ही क्या है, जिसका नाम ही क्या है, स्थायी। स्थायी का मतलब जो हमेशा बना रहता है। तो कह रहे हैं कि ये वे भाव होते हैं जो मन में क्या होते हैं, स्थायी रूप से बना रहता है। यानी कि ये वो भाव है जो पहले से हमेशा बना रहता है। ठीक है, इन्हें किसी अन्य भाव द्वारा नष्ट नहीं किया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा भाव है जिसको कोई भी अन्य भाव या किसी भी तरह से इसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक रस का कहा कि एक स्थायी भाव होता है, अर्थात कुल स्थायी भाव की संख्या फिर 9 है। क्यों? क्योंकि जो रस होते हैं, रसों की संख्या भी कितनी है? 9 है। क्या कह रहे हैं कि जो ये स्थायी भाव ऐसा होता है, ये मन में हमेशा बना ही रहता है, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये कभी समाप्त नहीं होता। कहने का मतलब क्या होता है कि जब एक माँ का जब अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वो हमेशा उसके मन में बना रहता है। तो वही क्या है? स्थायी भाव है।
उसी तरह से जो है एक पुत्र का जो अपनी माँ के प्रति जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, वो हमेशा क्या होता है, वो मन में बना रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। फिर आगे कहा कि जो स्थायी भाव होते हैं उनकी संख्या कुल कितनी है, 9 स्थायी भावों की संख्या है। क्यों? क्योंकि जो है रसों की संख्या भी कितनी है, 9 है। तो जब रसों की संख्या 9 है तो स्थायी भाव की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 9। क्यों? क्योंकि हर रस का क्या होता है, अपना स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्थायी भाव की परिभाषा हो गई। अब इसी में जो है स्थायी भाव के बाद जो इसका दूसरा जो अंग था, या जो दूसरा अंग है विभाव, उसके बारे में बता रहे हैं कि विभाव किसे कहते हैं। कहा स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। कहा स्थायी भाव अभी हमने पढ़ा कि जो मन में पहले से ही बना रहता है, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, तो उस स्थायी भाव को जो क्या कर देते हैं, उद्बोधक, यानी कि उसको और ज़्यादा प्रेरित कर देते हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसको क्या करते हैं, एक तरह से जागृत कर देते हैं। तो स्थायी भावों को उद्बोधक यानी कि स्थायी भावों को जगाने वाला जो कारण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। यानी कि जिसको देखते ही जो स्थायी भाव है वो क्या हो जाए, जागृत हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। अब फिर कह रहे हैं कि विभाव कितने प्रकार का होता है। कहा कि जो विभाव है, विभाव 2 प्रकार का होता है। अब विभाव के भी 2 प्रकार बताए गए हैं। विभाव के कितने प्रकार बताए गए, 2। पहला है इधर बता रखे हैं कौन कौन से हैं, दो प्रकार कौन से हैं विभाव के। कहा पहला है आलम्बन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। ठीक है, ये 2 जो है प्रकार हैं विभाव के। पहला है आलम्बन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। अब हम आगे आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव के बारे में जानेंगे कि आलम्बन विभाव क्या होता है और उद्दीपन विभाव क्या होता है। तो पहला जो भेद है, या जो पहला इसका प्रकार है, वो है आलम्बन विभाव। तो आलम्बन विभाव क्या है, यहाँ पे हम जानेंगे। कहा जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं। क्योंकि आलम्बन शब्द का ही अर्थ क्या होता है, सहारा लेना, किसी भी चीज़ का सहारा लेना। तो क्या होता है आलम्बन विभाव, कह रहे हैं कि जिसका सहारा लेकर, जिसका आलम्बन या सहारा लेकर जो स्थायी भाव है वो क्या हो जाता है, जग जाता है, जागृत हो जाता है, मन में जागृत हो जाता है। जैसे एक माँ जब अपने बेटे को देखती है तो अपने बेटे को देखते ही उसके मन में क्या हो जाता है, जो प्रेम का भाव है वो क्या हो जाता है, या स्नेह का भाव वो क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो एक माँ जब अपने बेटे को देखती है तो बेटा उसके लिए क्या हो गया, आलम्बन विभाव हो गया, आलम्बन विभाव कहलाता है। आलम्बन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, अब कहा कि फिर जो आलम्बन विभाव है उसके भी क्या होते हैं, 2 पक्ष हैं। कहा आश्रयालंबन और विषयालंबन। ठीक है, आश्रयालंबन और विषयालंबन, ये किसके हैं, आलम्बन विभाव के भी क्या है, 2 पक्ष हैं। पहला है आश्रयालंबन और दूसरा विषयालंबन। अब हम थोड़ा सा इसको भी जानेंगे कि आश्रयालंबन और विषयालंबन क्या है। कहा जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन। ठीक है, जिसके मन में भाव जगे, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि एक माँ का जब अपने बेटे को देख करके जो है मन में क्या होता है, प्रेम का भाव जग गया, तो वो क्या हो गई, माँ क्या हो गई, वहाँ पे आश्रयालंबन हो गई। तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह क्या हो गया, विषयालंबन। और जिसके कारण जो है मन में क्या जगे, भाव जगे, वह क्या हो गया, विषयालंबन। जैसे कि जब एक माँ ने अपने बेटे को देखा तो माँ के मन में क्या हो गया, प्रेम का भाव जगा या स्नेह का भाव जग गया, तो माँ क्या हो गई, आश्रयालंबन। और किसको देख करके उसके मन में प्रेम का भाव जगा, अपने बेटे को देख करके, तो बेटा वहाँ पर क्या हो गया, आश्रयालंबन हो गया, नहीं विषयालंबन हो जाएगा। क्योंकि माँ के मन में किसको देख करके जो है प्रेम का भाव जागृत हुआ, अपने पुत्र को देखकर, तो पुत्र वहाँ पे क्या हो जाएगा, विषयालंबन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होगी। ये एक उदाहरण दे दिया। कहा कि जैसे राम और सीता हैं
तो राम के मन में सीता के प्रति क्या होता है, जब वो प्रेम का भाव जगता है या रति का भाव जगता है, तो राम उसमें क्या हो गए, आश्रय हो गया, क्योंकि राम के मन में प्रेम का भाव जगा। और किसको देख करके जगा, किसके कारण जगा, वो जगा सीता के कारण। तो सीता वहाँ पर क्या हो गई, जो है वो विषयालंबन हो गई, और राम क्या हो गए, राम हो गए आश्रयालंबन। ठीक है। अब इसके बाद आगे जो दूसरा है वो है उद्दीपन विभाव, क्योंकि पहले आपको बताया ना कि जो विभाव हैं, विभाव के दो प्रकार हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन। तो आलंबन हमने पढ़ लिया, और आलंबन के अंतर्गत भी आश्रयालंबन और विषयालंबन हमने पढ़ लिया। अब इसमें आगे बता रहे हैं कि जो दूसरा है वो है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है, ठीक है। अब इसमें बता रहे हैं जिन वस्तुओं को देखकर, उद्दीपन विभाव की परिभाषा बता रहे हैं, कहा जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। कहा कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख करके, जैसे हाँ, कहा जिन वस्तुओं, यानी कि जो है माँ ने जब अपने बच्चे को देखा, तो बच्चे को देख करके माँ के मन में क्या हो गया, प्रेम का भाव जागृत हो गया, तो वो हो गया आलम्बन विभाव। लेकिन उद्दीपन विभाव क्या होता है, जब जिन वस्तुओं को देख करके और परिस्थितियों को देखकर जो मन में क्या होता है, स्थायी भाव को क्या कर देता है, उद्दीप्त कर देता है, यानी कि और ज़्यादा उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उद्दीप्त का अर्थ होता है उसको और अधिक बढ़ा देना। आलम्बन विभाव तो क्या करता है कि मन में प्रेम का भाव जागृत करता है, और उद्दीपन विभाव क्या करता है, उस स्थायी भाव को क्या कर देता है, और अधिक बढ़ा देता है। तो उसी को कहते हैं उद्दीपन विभाव। अब इसमें उदाहरण दे रहे हैं, कहा जैसे चांदनी, कोकिल, ये उदाहरण है कुछ, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ उदाहरण से दे रखे हैं। कहा जैसे चांदनी, कोकिल, एकांत स्थान, रमणीय उद्यान, नायक नायिका का की शारीरिक चेष्टाएँ। तो इसमें चांदनी, जैसे चांदनी का मतलब जो आधी रात होती है, कोयल, कोकिल, कुंजन, कोकिल कुंजन का मतलब जैसे कोयल जब जो है वो क्या करती है, अपना कुंजन करती है, अपना कू स्वर जब वो निकालती है। तो इससे क्या होता है, एक यहाँ पर जो है एक पति और पत्नी के बीच का जो है प्रेम होता है, उसको उसके यहाँ पर उद्दीपन विभाव दिखा गए हैं। उसी तरह से जो है ये उद्दीपन विभाव का उदाहरण है, ठीक है। उसी तरह से जब एक माँ अपने बेटे को देखेंगी, तो वहाँ पर उद्दीपक के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे अपने बेटे की जैसे जो कुछ उसके खिलौने होंगे, या उसके जो कुछ और भी जैसे उसके कुछ कपड़े होंगे, या उसका जो बच्चे का जो है जो खेलना होगा, तो ये चीज़ें क्या होंगी, ये शारीरिक चेष्टाएँ सब क्या होती हैं। यहाँ कहा ना बाद में कि शारीरिक चेष्टाएँ मतलब यहाँ पर अगर हम एक बच्चे और माँ का उदाहरण दे रहे हैं, तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब हंसते हुए देखती है, खेलते हुए देखती है, तो उसको देख करके माँ के मन में क्या होता है, वो और अधिक प्रेम जो है क्या हो जाता है, और ज़्यादा उद्दीप्त हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा आज का रस से संबंधित टॉपिक था, जिसमें हमने रस के बारे में पढ़ा, रस की परिभाषा के बारे में पढ़ा, रस किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। साथ में हमने जो है रस के जो 4 अंग है, उन 4 अंगों के नाम पता जाने, उन 4 अंगों का नाम हमें पता चला। और साथ में जो शुरू के जो 2 अंग हैं, स्थायी भाव और विभाव, इनके बारे में हमने विस्तृत से पढ़ा। तो अब इसी परिभाषाओं के आधार पर आपको नीचे कुछ जो है प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि ऊपर जो हमने जानकारी दी, उस जानकारी के आधार पर हमें क्या लिखना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कहा रस किसे कहते हैं। तो ये जब हम शुरू में पढ़ेंगे, तो शुरू में सबसे पहले इसी के बारे में बताया गया है। फिर पूछा कि रस के 4 अंग कौन से होते हैं। जो 4 अंग अभी हमने 4 अंगों के नाम भी पता करें, कौन से हैं 4 अंग। तीसरा प्रश्न है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, ये भी हमने पढ़ लिया था, देख लिया, समझ लिया था। और फिर आखिर में चौथा प्रश्न है इसमें कि विभाव किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। ये भी जब हमने विभाव की चर्चा की, उसमें हमने इसके बारे में जाना। और अब आखिर में जो है आपको एक प्रश्न और पूछा गया है, कहा कि आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। तो ये भी जो है आप जब हम पढ़ेंगे, आलम्बन विभाव जब हमने पढ़ा था, तो आलम्बन विभाव के अंतर्गत जो है ये दोनों आए हैं, आश्रय और विषय, जिसे आश्रयालंबन या विषयालंबन भी कहा गया है। तो बच्चों इन 5 प्रश्नों के साथ आज की आपकी हिंदी विषय की वर्कशीट है, आप लोग अपना कार्य करके
ग्रुप में भेज दें। थैंक यू।